तो देखो, चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें पेज बाय पेज मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बुक में से क्या क्या चीजें जरूरी हैं। ठीक है, तो ये अभिषेक और आयुष्मान के भी काम में आएगी और आपके भी काम में आएगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो पेज है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा और ज्यादा ज्यादा दिखाई दे। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जो बिल्कुल पहला वाला हिस्सा मैंने दिया है वो इस चीज के ऊपर है कि जॉन मेनार्ड कीन्स ने बनाया था मैक्रो इकोनॉमिक्स को, या आप कह सकते हो कि जॉन मेनार्ड कीन्स ने थ्योरी बनाई थी और उसके बेसिस पर मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी शुरू हुई। गॉट इट। थ्योरी का नाम था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, लेकिन इसे थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी बोला जाता है। क्लियर है। ठीक, तो ये केनेजियन रेवोल्यूशन कहा जाता है, केनेजियन थ्योरी से कहा जाता है, बिकॉज इसे कीन्स ने दिया था इसलिए इसका नाम केनेजियन थ्योरी है। ठीक है। अच्छा, ये इन्होंने क्यों बनाई थी? ये इन्होंने इसलिए बनाई बिकॉज पूरी की पूरी दुनिया बहुत बड़े डिप्रेशन से जूझ रही थी और डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए इन्होंने ऐसा किया। क्लियर है। कोई आपसे पूछे कि एडम स्मिथ कौन है, तो वो है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। सो वी कैन नॉट से कि एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स नहीं माइक्रो इकोनॉमिक्स को बनाया, नहीं। एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स नाम की स्टडी को ही बनाया पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये दिमाग में रखिएगा अच्छे से। ठीक, तो एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, और उसी इकोनॉमिक्स को जब नेशनल लेवल पे डिप्रेशन हटाने के लिए यूज किया गया, दैट वाज केनेजियन थ्योरी, जिससे मैक्रो इकोनॉमिक्स निकली। ठीक है, पहले पेज पर ये बात आती है मेन। फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स और उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स अगर कोई आपसे पूछ रहा है कभी भी, तो आपको प्रिंसिपल्स में जो उसके चैप्टर्स आप पढ़ते हो उनके बारे में आप बात करोगे। तो देखो, आपको पता है एग्रीगेट डिमांड नाम से एक चैप्टर है। आपको पता है गवर्नमेंट बजट नाम से एक चैप्टर है जिसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह आ जाती है। ठीक है। आपको पता है कि आईडी के अंदर आप इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में पढ़ते हो कि कैसे लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज हुए। जैसे कि अनंत अभी हम पढ़ रहे थे कि एग्रीकल्चर की वजह से रूरल डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ, या रूरल डेवलपमेंट को करने के लिए एग्रीकल्चर के अलावा, है ना, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज वगैरह क्या थी। ये आ गया। फिर जो इन्फ्लेशन है वो लोगों की परचेजिंग पावर को इफेक्ट करता है, तो हमने पढ़ा था इसमें कि एक इंसान की जो रियल इनकम है वो उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को दिखाती है, ना कि उसकी मॉनेटरी इनकम। पढ़ा था ना। तो अगर आपसे प्रिंसिपल्स पूछे जाते हैं तो आप इकोनॉमिक्स में जो मेनली चीजों को पढ़ते हो वो ही एक्सप्लेन करने के लिए लिख सकते हो। यानी आपसे पूछा गया मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या है और आपसे पूछा गया मैक्रो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स क्या है, बात एक ही है। गॉट इट। ठीक है, चलिए। अगर यस थोड़ा सर। जल्दी बोल रहा हूँ तो प्लीज मुझे बता देना, है ना। ओके, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स का मतलब है कि जो चीज एक आदमी के लिए बेनिफिशियल है, इंडिविजुअल के लिए, जरूरी नहीं है कि पूरी इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल हो। तो हमने सेविंग वाला एग्जांपल इसके अंदर पढ़ा था। ठीक है, इसको बोलते हैं पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। ठीक, तो यहाँ पर पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट के अंदर बस इतना सा ध्यान रखना है कि अगर इकोनॉमिक स्लोडाउन के दौरान हाउस होल्ड, मतलब जब इकोनॉमी चल नहीं रही है, बुरी तरह बेकार चल रही है, और हाउस होल्ड ने एक्सपेंडिचर कम कर दिया और सेविंग ज्यादा करनी शुरू कर दी, तो बिजनेस और कम गुड्स बेच पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर तुम एक्सपेंडिचर कम कर रहे हो तो बिजनेस और कम बेच पाएगा, और कम बेच पाएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे और प्रोडक्शन कम होगा और वर्कर्स को निकालना पड़ेगा। यानी कि अगर इकोनॉमिक स्लोडाउन हो जाए तो हमारी गवर्नमेंट खर्चे को बढ़ाने वाले काम करती है। ठीक है, जैसे कि कोरोना टाइम में घरों की कीमतों को कम कर देना, जिसकी वजह से लोगों ने घरों पे ज्यादा खर्चा कर दिया और एक्सपेंडिचर बढ़ा लिया अपना, और हम उस डिप्रेशन से बाहर निकल आए जिसमें हम जाने वाले थे। ये समझ में आ गया माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स ठीक से? हाँ क्लियर है। भैया। ये जो हाँ एग्जांपल भैया। मैंने दिया ना अमीरी गरीबी वाला, वो अच्छे से कर लेना। इसमें कंपैरेटिव स्टडी आ जाती है कि इंडिया ने उस डिप्रेशन से बाहर निकलने का पूरा काम कर लिया, लेकिन अमेरिका जो कि इंडिया से काफी ज्यादा अमीर है वो बाहर क्यों नहीं निकल पाया। ठीक है, तो अमेरिका जो इंडिया से काफी ज्यादा अमीर है, दे कुड नॉट मेक इट बिकॉज they are already having a developed country, people are already having employment, and in that situation people were not able to spend more on anything big like car or home because they already had it. That's why अमेरिका डिप्रेशन में गया, तो लंबे समय के लिए चला गया था उस टाइम पे। और इंडिया में हम लोगों के पास में बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं होती हैं, तो जब गवर्नमेंट ने सस्ती करी तो लोगों ने खरीद ली। गॉट इट? समझ में आ गया?
चलिए, अब इसके बाद में ये माइक्रो मैक्रो के डिफरेंसेस हैं, इनको अच्छे से देख लेना। आई डोंट थिंक कि वो मेरे को बताने चाहिए। बस इतना सा ध्यान रखना कि माइक्रो की थ्योरी का नाम है प्राइस थ्योरी, और मैक्रो की थ्योरी का नाम है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। सही है, खाली इनकम थ्योरी मत लिख देना, मतलब इसमें लिखा हुआ है, दैट्स अ मिस्टेक। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी करके लिख देना। ठीक। फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में अगर आपको कुछ सूझ नहीं रहा प्रॉपरली, तो तुम्हें ये पता है माइक्रो को स्मॉल कहते हैं, तुम्हें माइक्रो के चैप्टर्स के नाम पता है, उनके नाम लिख देना, उससे काम हो जाएगा। सेम फॉर मैक्रो। ठीक है, चैप्टर्स के नाम लिख दो, चल जाएगा। टूल्स की बात करें, माइक्रो के टूल्स होते हैं डिमांड एंड सप्लाई, मैक्रो के टूल्स हो गए आपके एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, तो ये ऐसे करके हो जाएगा आपका। अब माइक्रो और मैक्रो कैसे इंटरडिपेंडेंट है, इसमें बस एक बात है, ये जितना सब कुछ लिखा हुआ है ना उसको छोड़ो, बस इतना सा सुन लो। सारे के सारे इंडिविजुअल कंज्यूमर्स की डिमांड से बनती है मार्केट डिमांड एक प्रोडक्ट की, और सारे प्रोडक्ट्स की डिमांड से बनती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर है? तो जब तक माइक्रो लेवल पे स्टडी ना हो तब तक मैक्रो लेवल पे पॉसिबल नहीं हो सकती। दैट्स वाई वो सारी की सारी एक साथ चाहिए। गॉट इट? हाँ भैया। चलिए, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप के बारे में अगर कहा जाए तो अगेन वही है, यहां पर आप देख सकते हैं सारे के सारे चैप्टर्स के नाम आ रहे हैं। सही है ना? इन्फ्लेशन, डिप्लेशन, मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट पॉलिसी, जो चाहो वो लिख सकते हो आप इसके अंदर। तो ये स्कोप के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, क्वाइट अ सिंपल थिंग। सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस क्या होती है, तो देखो इकोनॉमिक्स में ये गैप्स याद कर लेना, बस इससे ये याद हो जाएगा। गैप्स क्या कह रहा है? ग्रोथ प्रमोशन, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करती है? ग्रोथ को बढ़ावा देती है। और क्या करती है? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करती है, कि नेशनल लेवल पे सारी रिसोर्सेज को कहीं ना कहीं लगाया जा सके। फिर पॉलिसीज जो है कहीं ना कहीं पे जोड़ी जा सके और गवर्नमेंट डिसाइड कर सके कि उन्हें क्या करना है। और इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बनाए रखती है। कैसे? टैक्सेस और सब्सिडीज के जरिए स्टेबिलिटी बनाती है। ध्यान है ना कि अगर इन्फ्लेशन आ रहा है तो टैक्सेस बढ़ा देगी, डिफ्लेशन आ रहा है तो सब्सिडीज बढ़ा देगी। पढ़ा था आनंद? पढ़ा था भैया, पढ़ा था। हाँ, तो ये चैप्टर आपका ऐसे करके खत्म हो जाएगा, पहला वाला चैप्टर। ध्यान रखना, पहले वाले चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया। सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री, जेएम कीन्स को लेके। ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया, अगर आपसे पूछा जाता है स्कोप, आपसे पूछा जाता है प्रिंसिपल, आपसे पूछा जाता है एलिमेंट्स, आपसे पूछा जाता है वेरिएबल्स, इन सब में आप चैप्टर्स के नाम लिख सकते हो मैक्रो के, चलेगा। ठीक है। फिर आपसे पूछा जाता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का पैराडॉक्स, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, तो उसमें आदमी के सेविंग वाला एग्जांपल दे देना, वो चल जाएगा। ठीक है। और आप जो है इंडिया कैसे बाहर निकला, वो वाली चीज आप अगर बताएं, तो डिप्रेशन के दौरान कैसे करके हमने अपने खर्चों को बढ़ाया, मतलब गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज लोन वगैरह देना शुरू करा। क्योंकि खर्चों को बढ़ाने से क्या होता है, इकोनॉमी डिप्रेशन से बाहर निकल सकती है। खर्चे कैसे बढ़ाते हैं? चीजों को सस्ता करके बढ़ाते हैं। ये एक बस टेक्निकल पार्ट है और कुछ नहीं है, यानी इसमें क्रिएटिविटी वाला एक ही पार्ट है, बाकी कोई चीज टेक्निकल नहीं है, आराम से हो जाएगा। फिर माइक्रो और मैक्रो के डिफरेंसेस हैं इसके अंदर। ठीक है। और लास्ट ये चीज है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की सिग्निफिकेंस क्या है, तो गैप्स इसकी सिग्निफिकेंस है, गैप्स। एक बार इसको देख लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल और सबके बारे में दुनिया भर का बखार देना नहीं चेक होने वाला। ये गैप्स बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहिए चाहिए। ठीक है। जैसे कि इन चारों का मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया, किसी का नहीं आया तो बताओ। ग्रोथ प्रमोशन में गवर्नमेंट आपकी टेक्नोलॉजिकली या आपको इकोनॉमिकली मजबूत बनाती है, ये हो गया ग्रोथ। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है तुम्हारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको बेस्ट यूज में लेके आती है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन का मतलब है गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी तय करती है कि वो किस तरह के गुड्स बनाएंगे और किस तरह के नहीं। ठीक है। और स्टेबिलिटी कैसे लेके आती है? टैक्सेस और सब्सिडीज के जरिए लेके आती है। ठीक है। ये इसको याद करने का सबसे इजी तरीका है। समझ में आ गया? हाँ भैया। सर भैया, ये मैं पूछ रहा था, ये हाँ गैप्स, अगर हम लाइक गैप्स हम लोग ये याद करेंगे हाँ एग्जाम में कैसे हेल्प करेंगे हमारे? भैया, जैसे। ये एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है ना व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो उसके अंदर ये लिखने में आएगा। क्योंकि बच्चे कभी भी ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं करते हैं जिसमें पूरी एक सब्जेक्ट की सिग्निफिकेंस पूछ ले। समझ गए? हम्म। ये इसके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। हमारा वाला तो पेपर ही पता नहीं कैसे बनाते हो, उसका ही नहीं, नहीं ये पता। तो पहला ही चैप्टर हुआ है भाई, अभी अभी पहला ही चैप्टर हुआ है, अभी और भी चैप्टर आएंगे, तब अच्छे से हो जाएगा, चिंता मत करो। ठीक है। 20 को पेपर है ना, इसलिए कह रहा हूँ मैं, पढ़ना स्टार्ट करना है ना अभी। कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना जल्दी से शुरू कर दो। कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, 4 या 3? सर 4 आ रहे हैं। अच्छा, एक ही बैंक है। एक यूनिट आ रहा है।
अच्छा पूरा। पूरा। और उसमें आईडी में? आईडी में नहीं आ रहा शायद से। अच्छा शायद से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्योंकि आईडी तो सर भैया अभी स्टार्ट हुई है ना आईडी तो। तो भैया थोड़ा बहुत पढ़ लो अच्छे से। अब तुम बिल्कुल ही एकदम घर पे ही हम्म। बैठे हुए हो, जॉन्डिस में पीले पड़ गए, अब सफेद हो गए, तब भी नहीं आ रहे हो पढ़ने के लिए प्रॉपर, है ना? अब ध्यान तो दो चलो। भैया घर वाले आने दे रहे, मैं तो आने को तैयार हूँ। हाँ तो रोज क्लास कर लिया करो ठीक से, ठीक है? अब हाँ हाँ। क्लास में कुछ नहीं होगा, डिले विले, रूम रेडी एकदम। हम्म। हाँ जी, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिक बेसिक चीजें क्या है, इनके खाली मीनिंग याद करने हैं। ये चैप्टर ध्यान है ना, टर्मिनोलॉजी के ऊपर बेस्ड था केवल, सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज याद करनी थी इसमें केवल। जैसे कि यहाँ पर पहला जो आता है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। तो भैया फाइनल गुड्स वो होते हैं जो कि कंज्यूमर डायरेक्टली यूज करने वाला है। फाइनल गुड्स वो होते हैं जो हमारी नेशनल इनकम में काउंट होते हैं। फाइनल गुड्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू कंसिडर की जाती है। ठीक है, क्या क्या बोला मैंने? फाइनल गुड्स जो फाइनल कंज्यूमर यूज करता है, फाइनल गुड्स जो कि नेशनल इनकम में काउंट होते हैं, फाइनल गुड्स जो कि जिनकी वैल्यू काउंट होती है डायरेक्टली। क्लियर है? इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स का कंज्यूमर से कोई ताल्लुक नहीं होता। इंटरमीडिएट गुड्स कभी भी नेशनल इनकम में भी काउंट नहीं होते, और इंटरमीडिएट गुड्स पार्ट होते हैं फाइनल गुड्स का। क्लियर है? इसीलिए काउंट नहीं होते। ठीक है, यानी अगर इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट कर लिया तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, इसलिए काउंट नहीं होते, और वो पार्ट है फाइनल गुड्स का। ठीक है, समझ में आ गया दोनों के बीच का डिफरेंस? हाँ भैया। ध्यान में रखना, इन दोनों गुड्स को लेके डबल काउंटिंग वाली बात को कहा जाता है, तो आप उसको ऐसे। भैया ये डबल काउंटिंग क्या होती है, वापस बताना एक बार, डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग का मतलब ये है, जैसे कि आ, मम्मी ने तुमको बोला कि बेटा ये ले शंख पुष्पी और ब्रह्मी, इसको मिश्री के साथ मिला के रोज खाइयो। तो हम्म। ये है इनपुट, सही है। अब आउटपुट ये हाँ होगा कि हाँ। पहले से ज्यादा अक्लमंद हो जाओगे और ऐसे फुलिश क्वेश्चन हम्म। अपने सर से नहीं पूछोगे। सही है? तो जो तुम अभी मेरे से पूछ रहे हो वो क्या है, वो फिनिश गुड्स हैं। और जो ओके। मम्मी ने तुम्हें इनपुट दिया था, क्या, मिश्री, हम्म। ब्रह्मी और शंख पुष्पी, ये हाँ जो हाँ इंटरमीडिएट। सर। तो अगर तुम एग्जाम में मार्क्स ज्यादा या कम लेके आते हो तो क्या आप इसका हम्म। इल्जाम मिश्री और शंखपुष्पी और ब्रह्मी पे लगा सकते हो? नहीं ना। तुम्हारी तो नहीं सर। तुम्हारी सोच के ऊपर ही तो एग्जाम लिखा जाता है। ठीक है, हाँ भैया। तो कुल मिला के जो चीज आपकी एक बार काउंट हो चुकी है उसे दोबारा काउंट नहीं करेंगे। ब्रह्मी और शंखपुष्पी ने तुम्हारी सोच बनाई जैसी बनी, तो सोच को अगर काउंट कर हम्म। दिया तो पता चल गया कि बच्चे को कुछ भी दे लो सप्लीमेंट वगैरह, ये पूछेगा बेवकूफी वाले सवाल ही। समझ गए? ओके भैया, हाँ भैया। चलो ध्यान से याद रखना इसको। ठीक है, हम्म। और नहीं हो याद तो ब्रह्मी और शंखपुष्पी ले लेना मिस्री के। ओके। ओके सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भैया ये तो मैंने आपको बता दिया, फाइनल गुड्स के भी दो टाइप होते हैं। फाइनल गुड्स एक होते हैं कैपिटल गुड्स, एक होते हैं कंज्यूमर गुड्स। ध्यान रखना, फाइनल गुड्स के दो टाइप हैं, एक कैपिटल गुड्स और एक कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, कैपिटल गुड्स वो होते हैं जिनसे दूसरे गुड्स को बनाया जाता है। जैसे कि एक लैपटॉप जिससे मैं सॉफ्टवेयर बना रहा हूं, तो ये कैपिटल गुड्स है। सही है? और एक लैपटॉप जिसपे मैं गेम खेल रहा हूं, तो ये कंज्यूमर गुड्स है। ठीक है, जैसे कि आयुष्मान प्रोफेशनल फोटोग्राफी करे तो वो कैपिटल गुड्स कैमरा। और अगर आयुष्मान यूं ही कैमरा लेके घूमे और फोटो खींचता फिरे निब्बा बन के, तो कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, समझ में आ गया? यस भैया। बता देना जिसको नहीं आया हो प्लीज। ठीक है, अब कंज्यूमर गुड्स में भी चार तरह के गुड्स होते हैं, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और एक इनविजिबल। वो इनविजिबल है इसीलिए यहाँ फोर्थ नंबर लिखा नहीं हुआ। ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जैसे कि कार, रेफ्रिजरेटर, है ना, टीवी, ये सब चीजें ड्यूरेबल होती हैं। हम इसलिए नहीं लेके आते कि भाई अभी ले चलते हैं 4 साल में खराब हो जाएगी फिर नया ले लेंगे, ड्यूरेबल है चलेगा। सेमी ड्यूरेबल गुड्स होते हैं जो हम एक लिमिटेड समय तक ही पहन सकते हैं, जैसे कपड़े, जूते, है ना, ये हो गए सेमी ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल हो गए तुम्हारा खाना पीना, बेवरेजेस, चाय, है ना, ये सब। और इनविजिबल गुड्स हो गए सर्विसेज, जैसे कि अभी आप मेरे से पढ़ रहे हो, ये भी सर्विस है। ठीक है, तो ये इनविजिबल गुड्स हैं। समझ में आ गए? कैपिटल गुड्स के बारे में ध्यान रखना, कैपिटल गुड्स में भी दो टाइप होते हैं। ठीक है, कैसे? कुछ लोग ये कह देते हैं कि अगर कोई गुड्स से किसी दूसरे गुड्स को बनाया जाए तो कैपिटल गुड्स है ना? आप मुझे एक बात बताइए, मैंने
कैमरा से फोटो खींचे, तो क्या वो गुड्स हैं? फोटोज नहीं है ना। तो आपको ये बात याद रखनी है कि कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो तुम्हारी अर्न करने में हेल्प करते हैं, ठीक है? या तो कुछ बना के, या उनके थ्रू तुम अर्न कर रहे हो, तो भी वो कैपिटल गुड्स हैं। गॉट इट? हाँ भाई अभिषेक, क्लियर? हाँ। हाँ, ये ध्यान रखना, आपको अगर उसके थ्रू अर्निंग हो रही है तो कैपिटल गुड्स हैं। ऐसा नहीं है कि उसे तभी कैपिटल गुड्स आप बोलोगे जब वो कुछ बना के दें आप, सही है ना? इट्स नॉट रिक्वायर्ड। चलिए इंटरमीडिएट गुड्स की बात कर लेते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स आपके वो हो जाते हैं, नॉर्मली मैंने कहा था जो इनपुट होते हैं, जो भी मैंने आपको बताया कि आयुष्मान की मम्मी ने इनपुट में कुछ खिलाया पिलाया है ना, तो इंटरमीडिएट गुड्स हो गए। अल्टीमेटली इनकी जो बेवकूफी वाली बुद्धि है वो आउटपुट में निकल के आई, ठीक है? तो वो चीज तो अलग ही है। इंटरमीडिएट गुड्स वो है जो काउंट नहीं होते हैं, सेपरेटली रहते हैं नेशनल इनकम में डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम की वजह से। यू मे ऑल गॉट दिस। देन आता है सेम गुड्स में भी। भैया तो मैंने कैमरे का एग्जांपल दिया, कैमरा सेम है, लेकिन अगर आयुष्मान उससे कमाए तो फाइनल गुड्स। और अरे नहीं, ये फाइनल इंटरमीडिएट ये वाला अलग है ना। अगर आयुष्मान उससे कमाए तो कैपिटल गुड्स, और आयुष्मान उसको खुद यूज करे तो कंजम्पशन गुड्स, ये वाली बात है। हाँ अभिषेक बोलो। कैपिटल गुड्स के दो टाइप तो बता दो क्या थे। हाँ वही मैं बता रहा था, कैपिटल गुड्स के दो टाइप ये थे। लोग ये समझ लेते हैं कि कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं और इस तरीके से वर्क करते हैं, जबकि कैपिटल गुड्स का जो सही मतलब है वो ये है कि कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो अर्न करने में हेल्प करते हैं। यहाँ गुड्स के प्रोडक्शन से ताल्लुक नहीं है। यानी लोग कैपिटल गुड्स में मशीन को काउंट कर लेते हैं केवल, है ना? अब जैसे तुम हो, तुम्हारे दिमाग में भी तो कैपिटल गुड्स की छवि क्या बनती होगी? मशीन। और प्रोड्यूसर्स गुड्स की छवि क्या बनती होगी? कि मशीन है और रॉ मटेरियल। बताओ। हाँ। है ना? तो यही यही दिमाग में रखना है आपको। हम्म। ध्यान में रखना, कैपिटल गुड्स में केवल मशीनें नहीं आती, हर वो चीज आती है जिसके थ्रू अर्निंग हो सकती है बिना उसकी वैल्यू को घटाए। अब रॉ मटेरियल देखो, रॉ मटेरियल हाँ ये तो कैपिटल है। नहीं है। रॉ मटेरियल कैपिटल गुड्स क्यों नहीं है? बिकॉज रॉ मटेरियल कंज्यूम होता चला जाता है, खत्म होता चला जाता है। तो रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट गुड्स तो है, मगर वो कैपिटल गुड्स नहीं हो सकता, क्योंकि उससे हेल्प नहीं हो रही है, उसको कंज्यूम करके आप जो है बनाओगे चीज को। गॉट इट? ये है। ठीक। अनंत कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? शिवांगी? नहीं भैया भैया मुझे तो कोई ठीक है। दिक्कत नहीं, बढ़िया चल रहा है सब। आप चलो। पढ़ाओ। हाँ जी, सेम गुड्स में भी फाइनल और इंटरमीडिएट, इस सेम गुड्स फाइनल भी हो सकते हैं, इंटरमीडिएट भी हो सकते हैं। तो देखो बड़ा सिंपल सा है। अगर दूध अनंत को उसकी मम्मी चीनी घोलकर दे दे रही है कि बेटा पी लो, तो फाइनल गुड्स। और वही दूध जो है हलवाई गर्म कर रहा है अपने यहाँ पे ताकि उससे मिठाइयां बनाएगा, तो इंटरमीडिएट। ये बचकाना क्वेश्चन है, ये भी आ जाता है एग्जाम में। ध्यान में रखना कि जो कैपिटल गुड्स और प्रोड्यूसर्स गुड्स वाली चीज है वो भी याद हो, कैपिटल और इंटरमीडिएट वाली चीज है वो भी याद हो, कैपिटल और कंजम्पशन वाली चीज है वो भी याद हो। मतलब कैपिटल को लेके ना 5-6 कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, तो आपको उनके मीनिंग स्पेसिफिकली याद करने पड़ेंगे जो ट्रिगर वर्ड मैंने बताया उससे, तो वो फिर कोई दिक्कत नहीं करेंगे, ठीक है? चलिए, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है? तो देखो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बड़ी बचकानी सी चीज है कि हम लोग बीइंग हाउस होल्ड, यानी आपका घर है, मेरा घर है, तो हमारे यहाँ पर हम लोग जो भी गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्चा करते हैं वो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। क्लियर है? जो भी हम अपने घर में खर्चा करते हैं, जैसे कहीं बाहर घूमने घामने गए तो ट्रांसपोर्टेशन, घर का रेंट वगैरह दिया या घर का टैक्स वगैरह चुकाया अपना ही है तो हाउसिंग एंड रेंट, कपड़े लत्ते जूते चप्पल क्लोथिंग फुटवियर, है ना, चाय वाय खाना पीना फूड एंड बेवरेजेस, मतलब ये सब चीजें हैं जो आप खर्च करते हो। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में ये चीजें आ जाती है, बहुत सिंपल है। ठीक है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में ये मैंने आपको बता दिया, चार चीजें, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज। ये क्लियर है आपका? ठीक है ना? क्योंकि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में वही चीज आएगी जो कंज्यूमर गुड्स होंगे। सही है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में वही चीज आएंगी जो कंज्यूमर गुड्स होंगे। तो कंज्यूमर गुड्स वही तो पढ़े थे आपने, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सर्विसेज। अब इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट का मोटा मोटा मतलब वो होता है कि जब हम कहीं मनी को एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट करते हैं टू मल्टीप्लाई इट, वो इन्वेस्टमेंट है। सही है? तो अगर आप मनी को प्रोडक्टिव बना रहे हो, इन्वेस्टमेंट। अगर आप मनी को मल्टीप्लाई करने के लिए कहीं एक्सपेंडिचर कर रहे हो,
तो इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? यानी अगर एक्सपेंडिचर करके प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ रही है तो इन्वेस्टमेंट है, और एक्सपेंडिचर करके आप उसे मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो तो इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज मल्टीप्लाई तभी तो होगा ना जब प्रोडक्टिव होगा। ठीक है? तो इसमें दो ट्रिगर वर्ड होते हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है जो आपको देख के केस में समझना पड़ेगा। आपको जो केस मिलेंगे वो मिलेंगे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है? तो मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट बेसिकली तो दो तरह का होता है, एक होता है इंड्यूस्ड, एक ऑटोनोमस, है ना। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो आपके घर वगैरह की चीजें हैं जिसको आपने इसलिए किया है कि आपको लंबे समय तक यूज करना है ना। और इंड्यूस्ड वो वाला जो तुमने डेलिबरेटली प्रॉफिट के लिए किया है। ठीक है? तो डेलिबरेटली प्रॉफिट के लिए अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो वो आ जाएगा आपके ऑटोनोमस, सॉरी इंड्यूस्ड में। और अगर मैं प्रॉफिट नहीं कमाना चाहता, बस मैं प्रोडक्टिव कैपेसिटी देख रहा हूँ, जैसे मैं हूं तो मुझे रेंट देना पड़े जिंदगी भर तो कैसा लगेगा, और अगर मैं एक बार घर बना लूं तो कैसा लगेगा, तो घर बनाना ज्यादा अच्छा लगेगा, तो वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हो जाता है आपका। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, कैपिटल लॉस। तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल वो होता है जिसे वियर एंड टीयर से देखा जाए, जिसे असेस्ड रिडक्शन ऑफ वैल्यू से देखा जाए, जिसे प्री डिटरमाइंड लॉस ऑफ वैल्यू से देखा जाए। ठीक है? वो होता है डेप्रिसिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। बात एक ही है। क्या क्या बोला मैंने? वियर एंड टीयर, असेस्ड वैल्यू ऑफ रिडक्शन, ठीक है, और क्या बोला? कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ रिडक्शन इन द असेट्स। ठीक है? ये तो वियर एंड टीयर वगैरह वाली बात को दिमाग में रखिएगा। वियर एंड टीयर का मतलब होता है यूज करने से वैल्यू का कम होना। वियर एंड टीयर का ये क्लियर मतलब है। ठीक है? ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको बता के चल रहा हूं ऑलरेडी। चलिए, कैपिटल लॉस क्या होता है? कैपिटल लॉस वो है जिसके अंदर आप गुड्स को इसलिए लॉस में कन्वर्ट कर लेते हो या मान लेते हो जब आपने किसी चीज को बेचा, और बेचने के बाद में उसकी वैल्यू कितनी मिलने वाली है तुम्हें पता है ना। किसी चीज को तुमने यूज किया तो उसका यूज करने के बाद में उसकी वैल्यू कितनी गिरने वाली है तुम्हें पता है। ठीक है? लेकिन अगर किसी चीज के साथ कोई इमरजेंसी में किसी प्रॉब्लम की वजह से वैल्यू लूज हो जाती है तो तुम्हें नहीं पता उसकी वैल्यू कितनी कम होगी। ठीक है? उसे बोलते हैं कैपिटल लॉस। गॉट इट? समझ में आ गया? हाँ भैया। ये दिमाग में रखिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है? तो ये बचकानी सी चीज है। स्टॉक में देखा जाता है किसी भी चीज का एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वैल्यू, और फ्लो को बोलते हैं एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम में। जैसे कि हम बोलें इन द मंथ ऑफ मई किसी इंसान की इनकम ये रही, तो इनकम फ्लो कॉन्सेप्ट है, और वेल्थ स्टॉक कॉन्सेप्ट है, बिकॉज वेल्थ एक पॉइंट ऑफ टाइम पर देखी जाती है। ठीक है? तो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। जैसे एक आदमी की वेल्थ 1 जनवरी को 10 लाख थी, तो ये स्टॉक वेरिएबल है। और एक आदमी ने ड्यूरिंग द ईयर इतने पैसे कमाए, अर्न किए, तो अर्न क्या करते हैं? इनकम। तो ये जो है आपका फ्लो वेरिएबल है। ठीक है? अब डिफरेंस क्या है, यानी कि स्टॉक और फ्लो के बीच में डिफरेंस क्या है और इंटरडिपेंडेंस कैसे है। ठीक है? तो स्टॉक और फ्लो जो हैं वो क्लोजली रिलेटेड होते हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस भी करते हैं। स्टॉक वेरिएबल केवल फ्लो के थ्रू चेंज हो सकता है। अब ये क्या बात कह रहा है? ये बहुत बढ़िया एक लाइन है, इसीलिए मैंने अंडरलाइन हाईलाइट करी हुई थी, लेकिन आप में से किसी ने आज तक पूछी नहीं है। ये बात कह रहा है कि अगर आप किसी के स्टॉक को देखो तो वो फ्लो की वजह से ही चेंज होता है। सुनने में बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, बहुत इजी कर देता हूं। आप सबके पापा, चाचा, मैं, सबके सब इनकम करते हैं। अगर हम लोग इनकम ना करें तो क्या हम अपनी वेल्थ को बना पाएंगे? नहीं। तो इनकम क्या है? फ्लो। और इनकम से वेल्थ बनी, वो क्या है? स्टॉक। तो ध्यान में रखना, स्टॉक वेरिएबल चेंज होता है केवल फ्लो वेरिएबल से। ठीक है? अभी मेरी टंकी का पानी ओवरफ्लो हो रहा है ना। आपको आवाज आ रही होगी, हो सकता है। तो टंकी का पानी जो ओवरफ्लो हो रहा है, अगर मैं अपनी टंकी के बढ़े हुए स्टॉक को देखना चाहता हूं तो फ्लो जरूरी है, और अगर मैं घटे हुए स्टॉक को देखना चाहता हूं तो भी फ्लो है। यानी अगर घटा हुआ फ्लो है तो आउटफ्लो हुआ होगा, यानी टंकी में से कम हुआ होगा, और अगर बढ़ा हुआ फ्लो है तो इनफ्लो हुआ होगा, टंकी में और बढ़ा होगा पानी। बस सिंपल सी बात है।
गॉट इट? चलिए अब आते हैं फोर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। फोर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, कुछ पूछना था आयुष्मान? नहीं सर, कुछ नहीं पूछ रहा था। ओके, तो फोर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी में आपके चार चीजें आती हैं। हाउस होल्ड सेक्टर जो कि गुड्स को कंज्यूम करता है और फैक्टर्स प्रोवाइड करता है। ध्यान रखना, हाउस होल्ड के दो काम है, एक गुड्स को कंज्यूम करना और दूसरा फैक्टर्स को प्रोवाइड करना। क्लियर है? प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है? प्रोड्यूसर सेक्टर फैक्टर सर्विसेज देता है और फैक्टर्स को यूज करता है। फैक्टर्स को यूज करता है और फैक्टर सर्विसेज देता है। क्लियर है? फैक्टर सर्विसेज क्या होती हैं? गुड्स एंड सर्विसेज। सही है? तो गुड्स एंड सर्विसेज फैक्टर के दे देने के बाद में जो फर्म ने दी, तो फर्म ने आपको क्या दिया? आपको फर्म ने दी फैक्टर सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर है? और आपके फैक्टर्स को यूज कर लिया। क्लियर है? गॉट इट? यस गवर्नमेंट सर। गवर्नमेंट ने क्या करा? गवर्नमेंट ने टैक्सेस कलेक्ट करे, सब्सिडीज हम लोगों को प्रोवाइड की, फिर पब्लिक गुड्स वगैरह हमको दिए। पब्लिक गुड्स बोले तो टॉयलेट, इंफ्रा, रोड, ये सब चीजें है ना, तो ये गवर्नमेंट करती है। एक्सटर्नल सेक्टर क्या है? एक्सटर्नल सेक्टर है ROW यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आपके आ जाते हैं एक्सपोर्ट ट्रेड, इंपोर्ट ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड का नॉर्मली तो है ही है, तो ये एक्सटर्नल सेक्टर आ जाता है। ठीक है? तो फोर्थ सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी में ये वाली चीज मेन आ जाती है आपकी। ठीक है? चलिए अब इंटर सेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस की बात करते हैं कि क्या हर एक सेक्टर एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है? बिल्कुल है। देखिए, इंटर सेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस अगर आपके दिमाग में आता है तो मोटा मोटा समझ लो वो आपसे फोर सेक्टर मॉडल के बारे में पूछ रहे हैं। तुमने पढ़ा है टू सेक्टर मॉडल, मैंने फोर भी पढ़ाया था, बट बुक में आपके टू सेक्टर मॉडल ही गिवन है। तो अगर आपको फोर सेक्टर का क्वेश्चन पूछ लें तो आप कुछ ऐसा एग्जांपल दे दीजिएगा जिसमें चारों सेक्टर इन्वॉल्व हो रहे हो। जैसे कि हाउस होल्ड ने लेबर दी फर्म्स को, तो फैक्टर दिया। फर्म्स ने उस लेबर से फैक्टर सर्विसेज क्रिएट करी हाउस होल्ड के लिए। ठीक है? गवर्नमेंट ने इंफ्रा और पब्लिक सर्विसेज दी ताकि जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाए गए हैं वो लोगों तक पहुंचे। ठीक है? और एक्सटर्नल फैक्टर ने क्या करा कि अगर वही गुड्स जो बनाए गए हैं उन्हें दुनिया के बाहर भी मतलब इंडिया के बाहर भी भेजना है, तो वो चौथा भी इन्वॉल्व हो गया। क्लियर है? तो इस तरीके से आपके चारों सेक्टर इन्वॉल्व हो जाते हैं। सही है? यानी इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस का हाईलाइट ये हिस्सा है। इसको याद कर लिया, सबको याद कर लिया। ठीक है? ओके शिवांगी? चलिए अब आते हैं रियल फ्लो, मनी फ्लो पे। तो भैया रियल फ्लो में चीजें फ्लो हो रही हैं, यानी कि एक मैं छोटा सा क्यूट सा डेफिनेशन बोलता हूं, उसे ध्यान से सुन लेना। मूवमेंट ऑफ फैक्टर्स फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड इज नोन एज रियल फ्लो। सही है? मूवमेंट ऑफ फैक्टर्स फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म एंड गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड इज नोन एज रियल फ्लो। गॉट इट? फैक्टर्स आए हाउस होल्ड से फर्म के पास और गुड्स एंड सर्विसेज गए फर्म से हाउस होल्ड के पास, वो रियल फ्लो है। ठीक है? नो मनी इन्वॉल्व। अब मनी फ्लो क्या है? मनी फ्लो है पेमेंट्स ऑफ फैक्टर्स फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड एंड पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म इज नोन एज मनी फ्लो। बहुत ही सटीक, छोटी और क्यूट डेफिनेशन है, हमेशा काम करेगी, हमेशा टीचर को सही करनी पड़ेगी। और इकोनॉमिक्स में जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, बहुत लंबे आंसर्स नहीं चाहिए होते हैं। ऐसे में अगर आपने ये डेफिनेशन लिख दी, आपका टीचर एक हिस्सा कट नहीं कर सकता इसका, सब कुछ ऐसे का ऐसा चल जाएगा। गॉट इट? बट लिखना जरा इम्पैक्टफुली। ठीक है? दैट्स व्हाई वी आर रिकॉर्डिंग इट। इफ यू वांट इट आई कैन पोस्ट इन द ग्रुप आल्सो, so just listen to it properly. Okay? कर देना पोस्ट ग्रुप पे चलो ठीक है। हाँ, ग्रुप पे कर देना या फिर भेज देना। ओके चलिए, रियल फ्लो वर्सेस मनी फ्लो, ये आपको समझ में आ गया होगा। रियल फ्लो और मनी फ्लो में क्या होता है? तो देखो, रियल फ्लो में फिजिकल मूवमेंट, चीजों का फ्लो हो रहा होता है, एक तरफ से फैक्टर गए और एक तरफ से गुड्स एंड सर्विसेज।
और मनी फ्लो में पेमेंट का फ्लो हो रहा है, तो पेमेंट तो मॉनेटरी होता है। अब जैसे आप लोगों में से कोई मेरे को फी दे, तो वो पेमेंट मॉनेटरी तो ही हो सकता है, यूँ थोड़े ना कि सर हम अपने घर से गेहूं ले आए हैं, या सर हमने घर से चीजें ले आए हैं, या कुछ है ना, तो मॉनेटरी पेमेंट ये हो सकता है ना। देन आता है आपका फैक्टर्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जो रियल फ्लो है उसमें फैक्टर्स और गुड्स फ्लो करते हैं, और मनी फ्लो में वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट ये फ्लो करते हैं। रियल फ्लो का एग्जांपल है लेबर, या एंटरप्रेन्योरशिप, या रॉ मटेरियल, कैपिटल, कुछ भी, है ना। मनी फ्लो का एग्जांपल क्या है? वेजेस, पैसा, किसी भी चीज में पैसा अगर इन्वॉल्व है वो यहाँ आ जाएगा। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक बारी मैं बोर करने की जगह आपको सिर्फ इतना बता दे रहा हूँ। हाउस होल्ड को लेफ्ट में रखना और फर्म को राइट में रखना। पहला एरो बनेगा हाउस होल्ड से फर्म की तरफ, फैक्टर्स का। क्लियर है? पहला एरो हाउस होल्ड से फर्म की तरफ, फैक्टर्स का, और दूसरा एरो फर्म से हाउस होल्ड की तरफ, गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है, तो ये रियल फ्लो हो गया। ठीक, और बाकी इसका उल्टा तुम करना जानते ही हो। गॉट इट? समझ में आ गया? पहले यस सर। real flow, उसके बाद मनी फ्लो। तुम लोग ये एग्जाम्पल बहुत कई बार सुन चुके हो, बड़ा सिंपल है, लेकिन एग्जाम में ये डायग्राम गलत करके आ जाते हो बहुत ज्यादा, ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। चलिए, तो 3 फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो अगर ये आता है तो भैया 3 फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो में बड़ी सिंपल सी चीज है। प्रोडक्शन फेज ये कह रहा है जहां गुड्स एंड सर्विसेज को फर्म्स ने बनाया, जो भी फैक्टर्स उन्हें मिले थे उनको यूज करके फर्म्स ने गुड्स को बनाया, तो ये हो गया प्रोडक्शन फेज। ठीक है, अब इनकम फेज क्या है? इनकम फेज का मतलब है कि फर्म्स ने इनकम पे कर दी हाउस होल्ड्स को, और हाउस होल्ड ने जो प्रोडक्शन हुआ है, सही है, उसको जो है प्रॉपर से एक दूसरे के बीच में डिस्ट्रीब्यूट वगैरह सब कर लिया, मतलब पहुंच गया उनके पास में, तो प्रोडक्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो मैंने आपको बताया था प्रोडक्शन के बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज है उसमें लोग एक दूसरे के साथ में मिलके उस चीज को, पैसे का आदान प्रदान होता है, क्योंकि प्रोडक्शन में लोग इन्वॉल्व होते हैं तो पैसा भी आ गया, है ना। प्रोडक्शन के बाद में पैसा भी आ गया लोगों के पास, और मार्केट में गुड्स भी आ गए। तो डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान दो चीज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जिन लोगों ने काम किया उनके बीच में मनी का डिस्ट्रीब्यूशन, और काम करके जो गुड्स बना उसका मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन। और लास्ट फेज होता है कंजम्पशन फेज, यानी एक्सपेंडिचर फेज। उसमें क्या होता है कि जो भी गुड्स बनाए गए हैं अब फाइनली वो कंज्यूम होंगे, है ना, और जो इनकम तुमने करी है वो कंज्यूम होगी। तो कंजम्पशन फेज में गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन और इनकम का कंजम्पशन दोनों इन्वॉल्व है। क्लियर है? समझ में आ गया? नहीं है तो हाँ बताओ। भैया। शिवांगी, गॉट इट? हाँ भैया ठीक है। प्रोडक्शन में केवल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होना, एक ही चीज इन्वॉल्व है ना। डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सपेंडिचर में दो दो चीजें इन्वॉल्व हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में दो चीज जो इन्वॉल्व थी वो क्या थी? इनकम भी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, गुड्स एंड सर्विसेज भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। और कंजम्पशन में इनकम भी कंज्यूम हो रही है, गुड्स एंड सर्विसेज भी कंज्यूम हो रहे हैं। बस इतना सा याद करना है। ठीक है, क्वाइट सिंपल। इसके बाद में आपके आ जाते हैं, अच्छा ध्यान रखना, डिस्पोजिशन फेज भी बोलते हैं, कंजम्पशन फेज भी होता है, एक्सपेंडिचर फेज भी होता है, डिस्पोजिशन फेज भी होता है, तीनों एक ही बात है, चलेगा। ठीक है, चलिए तीनों को अगर हम बराबर कर ले तो क्या बनता है? प्रोडक्शन बना इनकम के बराबर, इनकम बनी एक्सपेंडिचर के बराबर। इसी से हमने एक बात निकाली थी क्या, कि व्हाई डू वी अर्न? हम क्यों अर्न करते हैं? टू स्पेंड, खर्च करने के लिए। आदमी कमाता क्यों है? खर्च करने के लिए। तो आदमी की कमाई इज इक्वल्स टू आदमी का खर्चा, सही है। और खर्चा किस पे करेगा? जो चीज प्रोड्यूस हुई है। तो प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, ये इसका सम अप है। तो अगर आपने फेजेस ऑफ फेजेस ऑफ इकोनॉमी लिखा हुआ है, उसके साथ तुमने सम अप और लिख दिया, तो समझो तुम्हें एक बोनस पॉइंट दे दिया। वो बोनस पॉइंट लेने के बाद में टीचर आपको मार्क्स पूरे ही देगा। अगर आपने बीच में एक आधा पॉइंट में कुछ छेड़छाड़ कर भी दिए तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा। आगे बढ़ते हैं तीसरे और लास्ट चैप्टर की तरफ। थोड़ा सही है, ठीक है। हाँ, क्योंकि उसमें कंटेंट कम है, इसमें कंटेंट ज्यादा था।
उसकी चीजें ऑलरेडी हम डिस्क्राइब कर चुके हैं पहले भी, है ना। तो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड कैंडिडेट्स, तो नेशनल इनकम क्या होता है? तो भैया टोटल इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट, यानी जो भी नॉर्मल रेजिडेंट ने इनकम अर्न करी है, वेदर आउटसाइड यानी विद इन और आउटसाइड इंडिया बोथ मिला के जो है वो, सही है। तो इनकी इनकम को अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेशनल इनकम की डेफिनेशन, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, इन सब की डेफिनेशन बनाने का मैंने आपको शॉर्टकट बताया ऑलरेडी, सही है। चलिए, फैक्टर इनकम क्या क्या हो सकती है? जो भी फैक्टर से मिलने वाली इनकम है वो सब फैक्टर इनकम है। जैसे लेबर की इनकम, वेजेस और सैलरी। जो भी लैंड बिल्डिंग दी तो उसकी इनकम रेंट, कैपिटल दी इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप दी प्रॉफिट, तो ये हो जाती है फैक्टर इनकम। क्वाइट सिंपल। ट्रांसफर इनकम वो होती है जिसके बदले में कुछ नहीं मिल रहा, बस इनकम हो रही है। जैसे कि आपको आपकी मम्मी ने पैसे दिए, पॉकेट मनी, वो ट्रांसफर इनकम है, क्योंकि तुमने कोई कारगुजारी नहीं करी, सही है ना। तुमने बस उनको ये बोला कि देखो मम्मी मैं अच्छे से पढ़ रहा हूँ, कि हाँ चलो तो मैं अच्छे से पढ़ रहा हूँ, इसी खुशी में मेरे को कैमरा दिला दो, या मेरा बर्थडे आ रहा है इसी खुशी में मेरे को कुछ दिला दो। तो ये क्या है? ट्रांसफर इनकम, क्योंकि आप बदले में कुछ नहीं दे रहे हो, ठीक है। आयुष्मान, समझ में आ गया? यस सर। जब हम बदले में कुछ ना दें तो ट्रांसफर इनकम, और बदले में अगर दो चीजें जा रही हैं तो फैक्टर इनकम, सही है। यस सर, यस सर। जल्दी कैमरा ले लो, सर मैं है ना। मैं बिल्कुल लूंगा बस। और क्या बोलते हैं, मैंने कुछ आने ही शॉर्ट वाला है लिस्ट बर्थडे। मैंने कुछ शॉर्ट लिस्ट किया था, मैं तुम्हें भेजूंगा, वो देखना। वो वाला मुझे ज्यादा थ्रिलिंग लग रहा है, अच्छा लग रहा है, देखना, ठीक है। मैं ये एक और पूछ रहा था सर, ईएमआई जो है, ईएमआई तो फैक्टर इनकम पे ही जाती होगी ना हमारी? इसमें ईएमआई, ईएमआई। और क्या, ईएमआई फैक्टर इनकम का हिस्सा हो जाती है, और क्या। हाँ, ओके ओके ओके। क्योंकि कोई और दिला, हाँ ठीक है। बदले में बड़ा सा गुड्स भी तो यूज कर रहे हो। तो भैया नॉर्मल हम्म। रेजिडेंट और फॉरेनर, क्या होगा? नॉर्मल रेजिडेंट वो है अगर एक इंसान 1 साल से ज्यादा आपकी कंट्री में रहता है तो नॉर्मल रेजिडेंट। सिटीजन का मतलब होता है जो लीगल कॉन्सेप्ट है, यानी आपके मदर फादर हैं तो आप भी सिटीजन हो जाओगे, आप यहाँ पैदा हुए हो तो यहाँ के सिटीजन हो जाओगे, जो आपने गवर्नमेंट से अप्लाई किया तो आप सिटीजन हो जाओगे। सिटीजनशिप का इकोनॉमिक से कोई ताल्लुक नहीं है, रेजिडेंटशिप का इकोनॉमिक से ताल्लुक है। 1 साल से ज्यादा अगर आप यहाँ रहे तो इकोनॉमिकली आपका ऊपर यहाँ पर टैक्स लग जाएगा, तो नॉर्मल रेजिडेंट की इनकम यहाँ काउंट हो जाती है, ठीक है। ये इसके ऊपर है। डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं एनडीपीएफसी को, और नेशनल इनकम बोलते हैं एनएनपीएफसी को। तो डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम ऐसे करके आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। डोमेस्टिक टेरिटरी जहां पर आपका लॉ अप्लाई होता है, और फॉरेन टेरिटरी जहां इंडिया का लॉ अप्लाई नहीं होता है। सिंपल सी चीज है, इंडिया का कंट्रोल, लॉ से मतलब इंडिया का कंट्रोल, ठीक है।